नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा आज आपको पावर यानी शक्ति की बात करूंगा कि शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाएं हैं। तीन कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में: शक्ति, सत्ता और वैधता। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं से राजनीति विज्ञान व्यवहार में कार्य करती है। तो सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं कि शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को हम प्रमुख रूप से अंतर्निहित तत्व मान के चलते हैं। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। नाम याद रखना है, कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। प्राचीन समय में भी जो राज्य दार्शनिक थे या जो चिंतक थे, उन्होंने शक्ति की अवधारणा की उपेक्षा नहीं की है। उनका दृष्टिकोण परंपरावादी था और इसलिए उनका अध्ययन संस्थागत अध्ययन और राज्य की उत्पत्ति के इतिहास की खोज आदि की ओर अधिक रहा। लेकिन फिर भी वो शक्ति की बात करते हैं। जैसे मैकियावेली की बात लें, हम होब्स को लें, कौटिल्य लें, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है, कौटिल्य है, हीगल है, बोसांख्य है। इन प्रमुख राजनीतिक चिंतकों ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों की अवधारणा का अध्ययन भी प्रचुर मात्रा में किया है, यानी शक्ति पर उनका भी ध्यान केंद्रित किया। जैसे कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य कहता है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड नीति ही है, कि जो सारा संसार है उसमें जो जीवन का आधार है वो क्या है? दंड नीति। उसी से ये राज व्यवस्था हो या समाज व्यवस्था हो या धर्म हो, उसी के द्वारा संचालित होते हैं। इसी तरह से होब्स कहता है कि सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक निरंतर और अथक इच्छा होती है, जिसका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। कि जब तक जीवित रहता है व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, ये निरंतर उसकी इच्छा रहती है और मृत्यु के बाद वो समाप्त होती है। जब तक जीवित है उसमें किसी न किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जिसे हम कहते हैं शक्ति। शक्ति के अभाव में राजनीति अस्तित्व विहीन होती है। प्रोफेसर हंस जे मार्गन तो कहता है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुने, मार्गेंतो के अनुसार हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है जो अर्थशास्त्र में धन की होती है, कि धन के बिना अर्थशास्त्र का कोई महत्व नहीं। उसी तरह राजनीति में भी शक्ति के बिना कोई वो व्यवहार में लागू कर ही नहीं सकता। तो शक्ति ऐसा तत्व है जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके स्वरूप के बारे में बहुत सारे विवाद है, मतभेद पाए जाते हैं। तो शक्ति का अर्थ क्या हुआ? अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी, तो इस पर छोटे से मैं सिंपल सी बताऊं। जो शक्ति उसे कहते हैं, लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। किसे कहा शक्ति? कि जो लोग कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसे कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। कि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं या घर का आपको किसी काम के लिए भेजा और आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने कहा या आपके पेरेंट्स ने कहा, वो काम किया, आपने कर दिया, तो वो क्या हो गए? हम लोगों की शक्ति हो गई। कि जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। इसको आगे से स्पष्ट करेंगे अपन, कि जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। मैक्स वेबर ने इसकी परिभाषा दी कि शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता के द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित कराने की संभावना। R.M. मैकइवर कहता है अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये किताबों के नाम भी याद रखने आपको। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? R.M.
इसमें ये लिखते हैं कि शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरे से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। ब्रेटन रसेल के शब्दों में शक्ति का जो मतलब है वह है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। जिसके पास शक्ति होती है वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की क्षमता रखता है, यानी व्यक्ति स्वयं के लिए या दूसरों के लिए निर्णय करने में सामर्थ्य होता है जिसके पास शक्ति होती है। यह शक्ति जिस जिस रूप में राजनीति को प्रभावित करती है उन्हें हम शक्ति के विविध पक्षों के रूप में देखते हैं। इस दृष्टि से मुख्य रूप से शक्ति के 3 पक्ष माने जाते हैं। पहला है राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति, तीसरा है विचारधारात्मक शक्ति। तो पहले की हम बात करें राजनीतिक शक्ति कि समाज के मूल्यवान संसाधनों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों के हितों में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति, ये राजनीतिक शक्ति कि समाज के मूल्यवान संसाधन को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न समूहों के हितों में या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति। इसमें नीतियों और कानून बनाना, कानूनों को लागू करने, कर लगाने और उन्हें वसूल करने, कानून या आदेश का पालन न करने वाले को पकड़ने और दंड देने तथा शत्रुओं और आक्रमणकारियों का दमन करने की शक्ति इसके अंतर्गत आ जाती है। इसलिए पुलिस, न्यायालय, कारागृह, सैनिक शक्ति भी राजनीतिक शक्ति के उपकरण हैं। इसके अलावा राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग होते हैं जिनमें हम व्यवस्थापिका यानी कि विधानमंडल, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, इन तीनों को भी लेते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी इसके अंतर्गत हम लेते हैं। राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग भी होते हैं। ये तो औपचारिक जो हमें दिखती है कि दिल्ली में संसद बैठती है, फिर उसकी प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल और फिर सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, तो ये सारे राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग हैं। लेकिन राजनीतिक शक्ति के अनौपचारिक अंग भी हैं, जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल, अन्य प्रभावशाली लोग भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये अपने ढंग से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्वाधीन देशों में जनमत, जन आंदोलन, संगठित हित सीधे ही निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो किसान आंदोलन देख रहे हो, है ना, तो ये स्वतंत्र देशों में हो सकता है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जन आंदोलन, आपने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा, तो ये सीधे ही निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जनता की मांग पर कोई कानून बनाए, बदले या रद्द किए जाते हैं। दूसरा है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल को नियमित अंतराल से चुनाव के मैदान में उतरना पड़ता है। एक निश्चित समय, जैसे भारत में 5 साल के बाद चुनाव होता है, अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 4 साल बाद होता है, तो एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव में उतरते हैं और शासन के लिए जनता का आदेश प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर जनता किसी उम्मीदवार को जिताकर किसी को हराकर अपनी शक्ति का परिचय देती है। तीसरा आता है उपनिवेशों, पराधीन देशों या अधिनायक तंत्रों में स्वाधीनता संघर्ष और प्रबल जन आंदोलन देर सवेर न केवल महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त कर लेते हैं बल्कि स्वतंत्रता भी प्राप्त करने में सफल होते हैं। जैसे हमने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। हम क्या थे? उपनिवेश थे, पराधीन थे, ब्रिटेन के पराधीन थे। हमने जन आंदोलन चलाया और उसके द्वारा हमने स्वाधीनता प्राप्त की। तो ये तरीका होता है राजनीतिक शक्ति, अनौपचारिक, है ना। अपन जो अनौपचारिकता की जो बात हम कर रहे हैं, अब बात आती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक राष्ट्रों में के संगठित समूह शक्तिशाली राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे ओपेक है, तेल निर्यातक देश हैं, यूएनओ को प्रभावित करते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देश हैं जिसके नाम है, ये लोग भी करते हैं। वर्तमान दौर में तीसरी दुनिया के देश सर्वोच्च शक्तियों को अपनी आर्थिक, सैनिक और विदेश नीति बदलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। विश्व शांति और विश्व के पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनेक स्वैच्छिक संगठन भी विश्व राजनीति पर निरंतर दबाव डालते रहते हैं। तो ये हुई राजनीतिक शक्ति की बात। अब करते हैं आर्थिक शक्ति की बात।
धन संपदा, उत्पादन के साधनों या अन्य दुर्लभ संसाधनों के स्वामित्व के बल पर निर्धन लोगों या निर्धन राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति को हम आर्थिक शक्ति कहते हैं। जैसे अमेरिका लोगों को कर्ज देके फिर उनसे अपने अनुसार जैसे नाटो बना रखा उसने, तो उन नाटो देशों को वो आर्थिक सहायता देता है और उनको आर्थिक सहायता देके और फिर उनको उनकी जो विदेश नीतियों को अपने अनुकूल बनाने का, ऐसे सोवियत संघ करता था, चाइना कर रहा है। हम भी जैसे अभी बांग्लादेश को हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे तो क्योंकि अपना मित्र बनाने के लिए आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके कि वो हमारे पक्ष में, हम नेपाल को ऐसा ही करते हैं। चाइना भी देने को कोशिश करता है, चाइना चाहता है नेपाल हमारे पक्ष में आ जाए, भारत चाहता है कि वो हमारे पक्ष में रहे। और तीसरा आता है विचारधारात्मक शक्ति, कि किसी भी विचारधारा के बल पर लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने की शक्ति को विचारधारा की शक्ति कहते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान पूंजीवाद और साम्यवाद, आजकल लोकतंत्रात्मक राज्य, समाजवादी राज्य की जो बात कर रही है वो इसके अंतर्गत आती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे शक्ति और बल की, कि शक्ति और बल में क्या संबंध है, शक्ति और प्रभाव, ये इन चीजों की अपन बात करते हैं। बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। यहां हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। यदि बल प्रयोग किया जाता है तो वहां राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। बल प्रयोग राजनीतिक शक्ति कभी नहीं होती। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित होता है, जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कि शक्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आप उनके पेरेंट्स, आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मेरे को नहीं नहाना, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहाना है और तुम्हें पढ़ाई करना है, आपका मन नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि आप उनकी आज्ञा को मान लेंगे। तो उनकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा नहीं होते भी आपने वो कार्य किया, तो ये राजनीतिक शक्ति है। और एक बल प्रयोग हिंसा, वो राजनीतिक शक्ति नहीं होती है। शक्ति अदृश्य होती है, कि शक्ति का कोई दिखाई नहीं देती, लेकिन हम फिर भी उसके अनुसार कार्य कर लेते हैं, जबकि बल प्रयोग दृश्य होता है। शक्ति एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें शक्ति के रूप में बल उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार बादल में बिजली रहती है। तो शक्ति और बल में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब बात आती है शक्ति और प्रभाव की। यदि शक्ति को बल प्रयोग, दंड और हिंसा को निष्कासित कर दिया जाए शक्ति में से, तो वह प्रभाव बन जाती है। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, और भौतिक बल प्रयोग के साथ संलग्न होकर प्रभाव भी शक्ति बन जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट विद्यमान होता है, जबकि शक्ति की प्रकृति बाध्यकारी होती है। दूसरा अंतर, शक्ति भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, और प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी जो अंतर है, कि शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा है, शक्ति और बल प्रयोग भौतिक शक्तियों पर आधारित होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है, किंतु यदि एक बार प्रभाव वर्जित कर लिया जाए तो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं होती है। और पांचवा अंतर है, शक्ति भौतिक तत्व है, इसलिए बाह्य तत्व और बाध्यकारी है। प्रभाव नैतिक तत्व है, आंतरिक तत्व है। शक्ति की अभिव्यक्ति वहां होती है जहां तीन बातें पाई जाती हैं। जैसे दो पक्षों के बीच मूल्यों का संघर्ष होता हो, दूसरा एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की मांगे या जरूरतों की समुचित पूर्ति की जाती हो, और तीसरा एक पक्ष को दूसरे प्रतिबंधों का भय पैदा करने की सामर्थ्य हो, तो वहाँ शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। अब बात आती है शक्ति के प्रयोग, प्रकार की। शक्ति के प्रकार,
तीन प्रकार हैं: शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। शारीरिक शक्ति सैनिक शक्ति है। स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जो प्रक्षेपण शस्त्र वाले परमाणु शक्ति के केंद्र हैं। सैनिक शक्ति के इस प्रकार विभाजन से राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है और बड़े देशों में आसानी से सैनिक क्रांति नहीं हो पाती। सैनिक क्रांतियों से राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथ में सत्ता स्थानांतरण हो जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शक्ति। ये तो शारीरिक शक्ति थी, अब मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसी प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों, भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। गणतंत्र दिवस परेड के समय भारत प्राय विभिन्न टैंकों, विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन करता भी देखेंगे आप कल। तो जिसका ध्येय पड़ोसियों के मध्य यह दिखाना है कि भारत सैनिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली राष्ट्र है। अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रतिदिन विशिष्ट रेडियो प्रसारण करते रहते हैं। इन प्रसारणों का उद्देश्य शत्रु को कमजोर बनाना, उनके मनोबल को क्षीण करना अथवा शत्रु विरोधी राज्य में अव्यवस्था फैलाकर उद्देश्यों की प्राप्ति करना। तो शक्ति का अर्थ यह है कि विपक्षी को कोई बात स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। सैनिक बल से ऐसा करने पर उसे हम सैनिक शक्ति की संज्ञा देते हैं, लेकिन कूटनीतिक प्रचार आदि द्वारा किसी भी राष्ट्र को इस प्रकार विवश किया जा सकता है। जब हम प्रचार, कूटनीति आदि का प्रयोग इस रूप में करें कि दूसरा देश हमारी नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए, तो यह मनोवैज्ञानिक शक्ति कहलाती है। तीसरा है आर्थिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। अपने विदेशी निर्यातों के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से अपने पर निर्भर बना सकता है। विदेशी आर्थिक सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार होते हैं, जैसे कि विदेशी सहायता से देश आयात निर्यात में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से क्या हो जाता है, वो पराश्रित हो जाता है। विदेशी सहायता से होने वाली तात्कालिक लाभ के फेर में देश का कर्ज का जो भाग इतना ज़्यादा हो जाता है जिसको चुकाते चुकाते उसके बहुत ज़्यादा यानी कि परेशानी होने लगती है। और तीसरा आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्व है आत्मसम्मान का। तो ये आर्थिक शक्ति का प्रभाव है। अब बात आती है शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ, कि शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए हम 4 तरह की पद्धतियों अपनाते हैं। समझाना, प्रलोभन देना, दंड का प्रयोग या धमकी, बल या शक्ति यानी फोर्स पूर्वक हम किसी चीज को, तो ये 4 चीजें हम शक्ति को प्रयोग में लाते हैं। अब बात आती है कि शक्ति साधन है अथवा साध्य। तो शक्ति दोनों है, शक्ति साधन भी है तो साध्य भी है। शक्ति कैसे नापी जाती है कि ईरान ने 6 महीने से भी अधिक समय तक 50 अमेरिकी बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया और अमेरिका एक मजबूर राष्ट्र की भांति मूक दर्शक बना रहा। क्या इससे यह मान लिया जाए कि अमेरिका की तुलना में ईरान अधिक शक्तिशाली है? अमेरिका वर्षों तक वियतनाम से में लड़ता रहा, किंतु अंत में उसे वहां से हटना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अमेरिका वियतनाम की तुलना में कमजोर था। युद्ध के परिणामों से भी राष्ट्रीय शक्ति नहीं मापी जा सकती, क्योंकि आजकल युद्ध में राष्ट्र अकेले नहीं लड़ते। परमाणु युग में तो शक्ति का मापन और भी कठिन है कि किसी राष्ट्र की शक्ति का अनुमान इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि उसके पास कितने परमाणु अस्त्र हैं और हमला करने की उसकी कितनी सामर्थ्य है, बल्कि परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होने पर अपना बचाव करने की उसकी क्षमता के आधार पर उसकी शक्ति मापी जा सकती है। यूएनओ में आज निर्णय मतदान के आधार पर होते हैं और महासभा में किसी छोटे राष्ट्र के मत का मूल्य भी महाशक्ति के मत के बराबर होता है। इसलिए आज अमेरिका व चीन अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपना मित्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, चाहे वह राज्य कमजोर ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि
जो अपन ने ये पढ़ा कि कैसे मापी जाती है, तो उसका आधार पर शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर, कि शक्ति का अनुमान और उसका वास्तव में वास्तविकता क्या है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। शक्ति का सापेक्ष होना, कि शक्ति सदैव सापेक्ष होती है। राज्य कुछ राज्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, कुछ राज्यों के बराबर तथा कुछ राज्यों की तुलना में शक्तिहीन होते हैं। तो शक्ति क्या होती है? सापेक्ष होती है। तुलनात्मक स्वरूप, जब हम किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उस राष्ट्र का चित्र रहता है जो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। इसी तरह से शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र कभी भी समान नहीं होते हैं। शक्ति का विश्वसनीय होना भी बहुत जरूरी है। शक्ति की विशिष्ट रूपता का महत्व भी है और शक्ति का परिवर्तनशील होना होता रहता है। शक्ति कभी स्थिर नहीं होती, शक्ति बदलती रहती है। जैसे सबसे पहले पैक्स रोमानिया युग था, यूनान का युग था, फिर पैक्स ब्रिटानिका आया कि यूरोप में आया, ब्रिटेन का विश्व में, अब पैक्स अमेरिका का युग चल रहा है और अब एशिया की तरफ मुड़ रहे हैं कि अब एशिया ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस तरह से हमने शक्ति की आपको वो दृष्टि से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बात कर लेना। इसके बाद हम कल बात करेंगे वेदता की और फिर सत्ता की। धन्यवाद।